हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आज है 5 दिसंबर 2024 और स्वागत है आपका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें एक आर्टिकल होने वाला है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर कि कैसे जो उसको लेकर एक ग्लोबल अलायंस की कोशिश थी वो फेल हो गई है, क्यों आखिरकार इंडिया ने भी इसका समर्थन नहीं किया। एक आर्टिकल है इंडिया की वेस्ट अफ्रीका की स्ट्रैटेजी को लेकर, क्यों नाइजीरिया इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों चाइना के साथ इंडिया का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन वहां चल रहा है। और एक आर्टिकल जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था जो बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो टैरिफ वॉर है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले आर्टिकल के साथ, जो जीएस पेपर 2 आईआर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बात की जा रही है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनकी जो एक तरीके हैं डील करने के इंटरनेशनल अफेयर्स को और उसमें टैरिफ का इस्तेमाल करने के ऊपर, इसके बारे में बात की गई है। अब देखिए, आमतौर पे जो हमारी समझ है आज तक वो ये है कि जिस देश के पास ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो निर्भर नहीं होता किसी के ऊपर। लेकिन ट्रंप ने एक नई चीज़ सिखाई है दुनिया को। इन्होंने ये शोकेस किया कि कैसे अगर आप एक बड़े इंपोर्टर हैं तब भी आप बाकी देशों को अपने ऊपर निर्भर बना सकते हो, अपनी मन की करवा सकते हो, क्योंकि यूएस एक ऐसा मार्केट है जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूरोपियन यूनियन की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, इन सभी का एक बहुत बड़ा सरप्लस है अमेरिका के साथ। ये जब व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ तो इनका मेजर एक्सपोर्ट यूएसए में जाता है। तो अगर यूएसए इनसे आने वाली चीज़ों के ऊपर टैरिफ बढ़ा देगा या इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देगा तो यहाँ से आने वाली चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो वो फिर बिकेगा नहीं सामान। मान लो इंडिया से कोई सामान यहाँ आ रहा है और सेम वही सर्विस या सेम वही चीज़ चाइना भी बेच रहा है और वही चीज़ वियतनाम भी बेच रहा है, और क्या करता है अमेरिका कि इंडिया और चाइना से आने वाले सामान के ऊपर टैरिफ बढ़ा देता है। तो फिर लोग ना ही इंडिया का सामान खरीदेंगे ना ही चाइना का खरीदेंगे, वो किसका खरीदेंगे? वियतनाम का। अब क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो या ईयू हो, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, इसलिए यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके इकोनॉमिक गुडविल के लिए। तो इसीलिए यूएसए अपनी जो पोजीशन है एज अ मेजर मार्केट जहां बहुत कुछ इंपोर्ट होता है उसका फायदा उठाने की कोशिश यहां कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप इसी को एज अ बार्गेनिंग ट्रिप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बार्गेन करेंगे, भाई हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और उसी के तहत इन्होंने जो हाल में एक धमकी दी थी जिसको हमने डिस्कस भी किया था, ये कह रहे थे कि जो ब्रिक्स वाले डी डॉलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्रिक्स वाले चाह रहे हैं कि दुनिया में डॉलर की वैल्यू कम हो जाए और ये अपनी खुद की करेंसी लेके आ जाए, जिससे अमेरिकन करेंसी की वैल्यू दुनिया में कम हो जाए। अगर ऐसा कोई भी स्टेप लिया जाएगा तो वो 100% टैरिफ इन देशों के ऊपर लगा देंगे। तो आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेसिव पॉलिसीज हैं इनको कैसे रोका जाए, किस तरह इनको हैंडल किया जाए, इस बारे में बात करता है ये आर्टिकल। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड पॉलिसी है वो क्यों एग्रेसिव है। ट्रंप की पॉलिसी को अगर आप देखो तो हमेशा से एक एग्रेसिव वो पॉलिसी रखते हैं। उनका कहना है कि वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको रीशेप करना, रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमी। ये इनका मेन उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के पीछे रीजन क्या है? इनको ऐसा लगता है कि अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं उनके अलाइज, तो वो चाहते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो यूएस लेड ही रहे और यूएस डोमिनेटेड रहे, ताकि कोई यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज न कर सके। और इसी की कोशिश भारत भी कर रहा है कि भारत चाहता है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी बन के उभरें, भारत चाहता है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देके जाएं। तो इसलिए इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी। इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है। इंडिया के लिए चैलेंज क्यों है? क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है अमेरिका, और भारत अगर अमेरिका की ही सुनता रहेगा सिर्फ तो भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत अमेरिका के खिलाफ भी एक लेवल के बाद नहीं जा सकता, क्योंकि भारत डिपेंडेंट है अमेरिकी मार्केट पे अपने सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, हालांकि पहले वो क्या थे? बिजनेसमैन थे, आप कह सकते हो वो एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी मोगुल थे, मुगल जो भी कहते हैं इसको, नाम में क्या रखा है, अर्थ समझिए। वो ये कोशिश करते थे कि उनकी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत आगे, इंडिया में भी ट्रम्प टावर्स हैं कई सारे, तो इनकी बात हमेशा रहती थी कि कैसे बिजनेस डील की जाए। तो ये पॉलिटिक्स को भी एक बिजनेस डील की तरह करते हैं। हालांकि पहले भी जब इन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी तो ये चाहते थे कि जापान के साथ जब अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था तभी इसका विरोध करते थे, हालांकि तब पॉलिटिक्स में नहीं थे ये। तो ट्रंप की शुरू से कोशिश रही है कि वो अमेरिका की पॉलिसी के ऊपर ही फोकस रख पाए। तो जब ये पहली बार चुन के आए तो इन्होंने ये काम किया था ट्रंप के पहले टर्म में। उनका टर्म जब शुरू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया था, चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर। और टैरिफ बढ़ाया था, कहा था चाइना हमारी पॉलिसीज का फायदा उठा रहा है। इन्हें इंडिया से आने वाली कुछ चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया था। इवन WTO से इन्होंने अपने आप को बाहर खींचने की कोशिश की।
और ये जो कोशिशें इन्होंने की थी, इसका विरोध किया था डेमोक्रेटिक पार्टी ने, लेकिन जब ये हारे और बाइडेन चुन के आए, तब बाइडेन ने भी इन पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया, जो दिखाता है कि कैसे इनकी जो पॉलिसीज हैं वो कुछ हद तक अमेरिका के हित में है, अमेरिका के इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहती है। तो इसीलिए ट्रंप के जाने के बाद बाइडेन ने भी लगभग उन्हीं चीज़ों को आगे रखा था, और अब जब दोबारा ट्रंप आएंगे तो वो इन चीज़ों को और मेजरली पुश करेंगे। और इसीलिए भारत को एक नई अप्रोच रखनी पड़ेगी यूएसए के साथ डील करने में, क्योंकि अब सवाल बनता है कि अगर ब्रिक्स की कंट्रीज के ऊपर टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। तो भारत को ब्रिक्स की हालांकि करेंसी वाली जो बात है वो भी रियलाइज होने वाली नहीं है, पर ये टैरिफ रेट्स अगर बढ़ते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स की कंट्रीज के अंदर यूनिटी नहीं है। ब्रिक्स अगर बोले कि नहीं हमें अपनी करेंसी लेके आनी है और एक करेंसी आ गई जो करेंसी पे डोमिनेशन चाइना का रहा और भारत ने भी हाँ हाँ कर दिया और अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दिया, तो ना भारत को ब्रिक्स में डोमिनेशन मिली क्योंकि वहाँ चाइना का दबदबा है, और अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ट्रंप का मेनली जो स्टैंड है डी डॉलराइजेशन के प्रति, उन्होंने पहले ही बोला कि भाई किसी भी हाल में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया का क्या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है? इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि इंडिया के इंटरेस्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भारत को चाहिए कि भारत अपना व्यापार और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दोनों सिक्योर करे। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भारत जब अपने नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो रशिया से ऑयल खरीदने का हो, चाहे वो ईरान में पोर्ट पे काम करने का हो, चाहे अमेरिका के साथ I2U2 करने का हो, ये सब ऐसे डिसीजन हैं जहां भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के डिसीजन लेता है। तो इसलिए भारत का जो भविष्य है वो भी वॉशिंगटन यानी अमेरिका और जो रशिया है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है और चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका के पास अभी भी वो फाइनेंशियल क्लाउड है कि वो फोर्स कर सकता है भारत को अपनी पॉलिसीज बदलने के लिए। इसलिए भारत को एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी जिससे भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी फॉलो कर पाए और अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को भी बढ़ा पाए। इसके लिए भारत कोशिश कर सकता है कि जो भारत के फ्रेंडली पॉलिटिशियंस हैं डेमोक्रेटिक पार्टी में या रिपब्लिकन पार्टीज में, उनके साथ कोलैबोरेशन करें। जब जब ट्रंप आए हैं तब तब उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का विरोध किया है। एफटीए का विरोध वो हमेशा करते आए हैं, क्योंकि ट्रंप ने स्पेसिफिकली क्या किया था, जो नाफ्टा थी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको रीनेगोशिएट किया था और इन्होंने क्या किया था, टैरिफ लगा दिए थे बाकी देशों के ऊपर। और इसी चक्कर में दोबारा उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये फिर ऐसा कुछ करें। तो भारत को कोशिश करनी होगी कि भारत अपनी पॉलिसीज को बैलेंस करे, अमेरिका के अलावा जो बाकी मार्केट्स में है वहां भी अपनी रीच को बढ़ाए। और अगर ये ट्रंप का दूसरा टर्म जैसा पिछला गया था वैसा ही जाएगा तो ये चाइना के ऊपर और टैरिफ लगाएंगे, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब भारत ट्रंप के साथ इस चीज़ों को नेगोशिएट ढंग से कर पाए। यहाँ ये चीज़ दिखती है कि कैसे टैरिफ को एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। मेन जो इसका कोर कीवर्ड है वो है टैरिफ एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, टैरिफ एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कि आप टैरिफ का इस्तेमाल अपनी पॉलिसीज में इस तरह करते हो कि आप दूसरे देशों को मजबूर कर सको कि जो आप चाहते हो वो उसको फॉलो करें, और इससे इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और ये दूसरे देशों पर डिपेंडेंट भी कम होंगे और इनके देश में आत्मनिर्भरता भी बढ़ सकती है। अगर बाहर से चीज़ें नहीं आएंगी, महंगी हो जाएंगी, तो अमेरिका का ऐसा मार्केट है, अमेरिका की ऐसी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को और पुश कर सकते हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल में इसी बात पे डिस्कस किया गया है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि इंडिया इन चीज़ों को बेहतर तरीके से रीअसेस करे, और ट्रंप जो है जब ये चीज़ें कर रहे हैं तो ट्रंप को ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना को जो चैलेंज है उसको काउंटर करने के लिए उन्हें भी इंडिया की ज़रूरत है। तो इंडिया इस चीज़ का लेवरेज कर सकता है ट्रंप के साथ नेगोशिएट करने के लिए। ये इस पूरे आर्टिकल का कोर है, एक सार है। तो अगर आपसे मैं इस आर्टिकल का सार पूछूं क्या कहना चाह रहे हैं, ये सी राजा मोहन का आर्टिकल है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बार्गेनिंग चिप है वो क्या है, वो है टैरिफ्स एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। टैरिफ एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने कहूं तो आप बता सकते हो कैसे इन्होंने नाफ्टा को रीनेगोशिएट किया, कैसे ये WTO से बाहर निकलने की ओर बढ़ गए, कैसे इन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ को बढ़ाया जिसकी वजह से चाइना का सामान यहाँ बिकना थोड़ा कम हुआ, और इसी चीज़ को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आगे बढ़ाया। इन्होंने इंडिया के साथ भी रीनेगोशिएट की कई चीज़ें। तो वो दिखाता है कि कैसे ये US पॉलिसी में और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं अपने हिसाब से। और जो इन्होंने ब्रिक्स को अब थ्रेट दिया है कि अगर आप अपनी करेंसी लेके आओगे और ग्लोबल करेंसी में डी डॉलराइजेशन को पुश करोगे, यानी डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाए, कोई और करेंसी आ जाए, इसे रोकने की तैयारी भी वो करना चाह रहे हैं। तो अगर ये ऐसा करते हैं तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। इसको रोकने के लिए वो क्या करेंगे, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कैसे दिक्कत क्रिएट करेंगे, वो आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। और भारत को बैलेंस करने की जरूरत है, बोथ ट्रंप एंड रशिया एंड
डेवलपिंग वर्ल्ड, ये एक के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दोनों को साथ लेके चलना होगा, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म नहीं देख सकते। लॉन्ग टर्म में हमारा विजन क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनने के लिए हमें अपनी करेंसी को, जो हमारा रुपया है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और अमेरिका के साथ हमारी डिपेंडेंस है, वहां से इन्वेस्टमेंट आती है, वहां हमारा एक्सपोर्ट है। तो इनका इतिहास भी देखो तो इन्होंने पहले भी जापान के ट्रेड डेफिसिट को क्रिटिसाइज किया था, नाफ्टा को क्रिटिसाइज किया था। ओवरऑल ये बातें इन्होंने की थी, और जब ये चुन के आए तो इन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ ट्रेड डील लिया कि भाई किस तरह आप हमें कुछ दोगे तभी वह बदले में आपको कुछ देंगे। जो अमेरिका अपने दोस्तों के साथ, एलाइज के साथ अच्छे संबंध रखता था, साउथ कोरिया, जापान, इनकी सिक्योरिटी गारंटी करता था, उसमें भी ट्रंप ने कहा भाई पहले पैसे लाओ तब सिक्योरिटी मिलेगी। तो जो ट्रंप की पॉलिसी है उसको आप कह सकते हो ही फॉलोड अप्रोच ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू पे फोकस किया, और जो एक टर्म होता है यूनिलैटरल जेस्चर्स, जो एक बड़ी पावर होती है वो यूनिलैटरल जेस्चर्स करती है ताकि छोटे देशों की सिक्योरिटी हो सके। जैसे भारत श्रीलंका या मालदीव्स को फोकस करता है, वैसे अमेरिका भी यूनिलैटरल जेस्चर्स किया करता था। इनके पॉलिसी में ये कम होता है और क्विड प्रो क्यू पे ज्यादा फोकस रहता है, हमें क्या मिलेगा भाई आपसे। इसीलिए इन्होंने पहले भी इन चीजों पर टैक्स बढ़ाया। अब एक बड़ा अच्छा शब्द था कि ट्रंप ने कहा था टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश, ओनली फेथ एंड लव आर बियॉन्ड दैट। तो इसीलिए इन्होंने टैरिफ, इनको बहुत प्यारा लगता है तो टैरिफ बढ़ा दी इन लोगों ने चाइनीज इंपोर्ट पे, बाकी पे 20% बढ़ा दिए थे। तो भारत को आप याद करो, इन्होंने भारत को बोला था कि भारत अब एक डेवलप कंट्री है, इनको दर्जा दे दिया। भारत को जो एडवांटेज मिलता था वो सब खत्म हो गया। ये सब दिखा रहा है कि किस तरह भारत इन चक्करों में फंस के और इनकी लड़ाई में अब फंसता दिख रहा है। तो मार्केट साइज और मार्केट पावर जो किसी कंट्री की है कैसे उनको हेल्प करती है ये दिखाता है। ये कन्वेंशनल जो विजडम है ये उसके विरोध में जाके काम करते हैं, लेकिन ये फायदा पहुंचाएगा अमेरिका को। यूरोप भी अब डरा हुआ है, यूरोप भी देख रहा है कि हमारा सरप्लस है यूएसए के साथ, तो अब हमें भी चीजें रीनेगोशिएट करनी पड़ेगी। यहां भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? भारत ईयू के लिए एक पार्टनर बन के उभर सकता है। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को अमेरिका के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है उसको कम करना है। ओवर डिपेंडेंस कम करने के लिए वो दो ही देशों के पास जा सकते हैं दुनिया में, या तो वो चाइना के पास जा सकते हैं या वो इंडिया के पास जा सकते हैं, क्योंकि और कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। तो भारत अमेरिका का एक अल्टरनेटिव तो ना सही, कम से कम एक ऐसा फैक्टर बन सकता है, थोड़ा बहुत बैलेंस कर सके मार्केट के साइज के हिसाब से, क्योंकि यूरोप चाइना के पास जाना कभी नहीं चाहेगा। तो भारत के पास यहां एक अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसे ट्रंप ने हाल में बोला है कि हम मैक्सिको और कनाडा के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे अगर वो हमारे बॉर्डर्स पे जो माइग्रेशन कम ना हो, तो ये देख रहे हैं ये जो इनका अपना इंटरनल इशू भी है, बॉर्डर इश्यूज भी जो है, वहां भी वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल उस तरह की अगर ऐसा कुछ भारत बांग्लादेश के साथ करे कि भाई अगर आपके देश से इलीगल इमिग्रेशन होगी तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और ये सारा खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? तो यूएसए है। तो इसलिए उसके पास एक बार्गेनिंग चिप है जिसका इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हैं। तो ट्रंप की इस दूसरे टर्म में इन सभी चीजों को बार बार आप देखेंगे जहां पर इसकी वजह से चेंजेस आएंगे। जो बेसेंट है, इकोनॉमिस्ट है, इनका कहना है कि कहा जाता है कि अगर ये सब होगा तो फ्यूल इन्फ्लेशन हो जाएगा, कंज्यूमर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा इससे रेवेन्यू बढ़ेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के पास वो कैपेसिटी है कि वो इन चीजों को बूस्ट कर पाए। तो ये वो कहानी है जिसको हमने समझा कि भाई क्या चक्कर है और क्या ये आर्टिकल कोर तरीके से कहना चाह रहा है कि भारत अपने आप को अपनी मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जो विजन रखता है उसमें भारत को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वी हैव टू नेगोशिएट विद बोथ रशिया, चाइना, अमेरिका, एंड वी हैव टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इट। लाइक हम यूरोप के साथ ज्यादा एंगेज कर सकते हैं, हम बाकी देशों के साथ संबंधों को ग्रो कर सकते हैं, तो इससे भारत का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा और हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस भी ज्यादा डिपेंडेंस उनके ऊपर करने से कम कर सकते हैं। तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी हमने देखा कई ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च किए जहां इंडिया इनके बहुत करीब है। इंडिया ने आईसेट जैसे इनिशिएटिव साइन किए हैं, इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एनर्जी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायलैटरल ट्रेड, 2+2 टॉक्स। तो भारत इनके साथ बहुत लेवल पे एंगेज कर रहा है। तो भारत को ये स्टेप लेना पड़ेगा कि भारत नेगोशिएट चीजों को बेहतर तरीके से करे। ये है इस आर्टिकल की कहानी कि कैसे टैरिफ एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज करें और क्या स्टेप इंडिया को लेने चाहिए, क्या इंडिया के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या इंडिया के लिए यहाँ पर चैलेंजेस हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है ग्लोबल वार्मिंग और एआई के बारे में। जब आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो तो अक्सर आप बात करोगे भाई पेट्रोलियम जल रहा है, गैसेस में आग लग रही है, आप फॉसिल फ्यूल जला रहे हो, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। पर क्या आपको पता है कि एआई की वजह से भी बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? एआई का क्या रोल है ग्लोबल वार्मिंग में? एआई ग्लोबल वार्मिंग में एक बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। कैसे? अब देखो, एआई जैसे हमें पता है चैट जीपीटी या फिर अमेजॉन की बात कर लो, ये सब जितनी भी आपके सर्वर होते हैं, चैट जीपीटी हो, एआई हो, कुछ भी हो, ये सब क्लाउड डेटा का यूज करते हैं। जो डेटा है वो एक क्लाउड में स्टोर रहता है।
अब वो जो डेटा जहां पे सेव किया जाता है वो डेटा कहीं ना कहीं तो रहेगा ना भाई, तो वो रहता है एक सर्वर में। सर्वर में इतनी ज़्यादा डेटा को फीड किया जाता है, सर्वर बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, तो इन्हें ठंडा रखने के लिए, इन्हें कूल डाउन करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, एसीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और हमेशा एसी चलता रहता है। इन सर्वर्स में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जिससे इन्हें रन किया जा सके। तो जो सर्वर होते हैं इनका कॉस्ट तो होता ही होता है, प्लस इन सर्वर्स को रन करने के लिए ये जितनी बिजली की खपत करते हैं, जितनी ऊर्जा बनाते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलती है। कहा यह जाता है कि एक चैट जीपीटी के अकेले सर्वर आप देख लो तो अमेरिका की 1,80,000 से भी ज़्यादा घरों में जितनी बिजली की खपत है, उससे ज़्यादा खपत ये एक एआई की कंपनी कर रही है। अब भविष्य में क्या हो रहा है, अभी तो हमें सिर्फ चैट जीपीटी का पता है। अभी जो ग्रॉक है ट्विटर का वो हो गया, को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल की जेमिनाई है, इस तरह के ढेर सारे एआई कंपनीज, बड़ी बड़ी जो बिग डेटा कंपनीज है, उन्होंने खुद के अपने एआई खड़े कर रखे हैं। मेटा का अपना अलग एक एआई है। तो इन सभी का ओवरऑल अगर आप देखो तो एआई को डेवलप करने में जितनी ऊर्जा लगेगी, जो एनर्जी कॉस्ट होगी, वो तो होगी। एनर्जी कॉस्ट के अलावा इनको रन करने के लिए जो आप एक तो जो बिजली का इस्तेमाल करोगे, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? अगर इंडिया में आपका ये सर्वर होगा या फिर साउथ ईस्ट एशिया में अगर आपका सर्वर है या अमेरिका में भी सर्वर है, तो हो सकता है आप थर्मल पावर प्लांट से उसका बिजली का इस्तेमाल करो, तो कितना कोयला जलेगा। अदरवाइज अगर आप किसी और सोर्स से भी बिजली पैदा कर रहे हो तो जो हीट जनरेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस हीट को कैसे मैनेज करोगे? ठीक ऐसी ही समस्या अगर आप देखो तो क्रिप्टो करेंसीज के साथ है। क्रिप्टो करेंसीज जहां माइन की जाती है, जिन सर्वर्स में इनको स्टोर किया जाता है, वहां बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये टेक्नोलॉजीज, चाहे क्रिप्टो हो चाहे एआई हो, ये एक मेजर फैक्टर होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ डेवलप कंट्रीज में होता है तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में एआई का रोल है वो हमें समझना चाहिए। अब जो कंपनीज है, मान लो इंडिया में या कहीं पर भी एआई की बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, भविष्य में सब कुछ और डेटा सेंट्रिक हो जाएगा। पहले हम एमबी की फाइल यूज़ करते थे, हम जीबी की फाइल में पहुंच चुके हैं। तो इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए जो बड़ी बड़ी बिग डेटा कंपनीज है वो कहती है कि अब हमें न्यूक्लियर पावर के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अगर हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ करेंगे तो हम बिना कार्बन ज़्यादा एमिट किए हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे बड़ी आसानी के साथ हम अपने डेटा सेंटर्स को बिजली दे पाएंगे। लेकिन बिजली के अलावा जो गर्मी जनरेट होगी उसका क्या? जो पानी, जो आप एसी का इस्तेमाल करते हो, कूलेंट का इस्तेमाल जो करते हो, उससे जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो छोड़ो, जो प्रकृति को नुकसान हो रहा है उसकी क्या बात है? तो ये एक बड़ी समस्या है और इसीलिए दुनिया में सभी देश मानते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन एआई का इसमें जो रोल है अक्सर उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि वो दोनों बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं और कैसे जो डेटा सेंटर्स हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, प्लस वो जो हीट जनरेट करते हैं, प्लस उन्हें कूल रखने के लिए जो एडिशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उससे जो उत्सर्जन होता है, जो एमिशन होता है, ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एआई डिबेट की बात करें, जैसे जैसे हम पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों की बात करते हैं तो हम ईवीज की बात करते हैं, हम ईवीज पे शिफ्ट हो जाएंगे। पर ईवीज में शिफ्ट होने में भारत में क्या समस्या है कि आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिया, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली एक कार खरीद ली, लेकिन जो उसमें बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जिस इलेक्ट्रिसिटी से आप अपनी ई स्कूटर को या अपनी ई कार को चार्ज करोगे, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है एनटीपी से या फिर थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलता है, कोयला जलेगा, आपके घर में बिजली आएगी। अब क्योंकि आपके पास ई स्कूटर या ई कार है तो अब उसको चार्ज करने के लिए और बिजली का इस्तेमाल करोगे तो इस थर्मल पावर प्लांट के ऊपर और लोड आएगा, ये और कोयला जलाएगा। यानी आप कहने को तो ईवी चला रहे हो, लेकिन बिजली कहाँ से आ रही है? वो तो कोयले से आ रही है। तो आप उत्सर्जन तो कर ही रहे हो। इसका यही उपाय है कि जब आपका ये थर्मल पावर प्लांट यूज होने के बजाय आप न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज करो या आप रिन्यूएबल का इस्तेमाल करो, जिसके ऊपर कोशिश करनी अब स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए जो नॉर्मल विलन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपनीज, इनके अलावा ये कंपनीज भी एक तरह की बहुत ज्यादा यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी को और इसकी वजह से हीट उत्सर्जन में बड़ा रोल निभाती है। तो क्रिप्टो करेंसी, क्लाउड रेवोल्यूशन, डेटा सेंटर्स, इन पे भी नजर रखनी जरूरी है, इनको मैनेज करना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं और इनके सर्वर को ठंडा रखने के लिए जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है वो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे जैसे बड़े बड़े एआई कंपनीज की एआई आ रही है, उसमें उतनी ही ज्यादा उन्हें एलएलएम का इस्तेमाल करना पड़ता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिनसे वो अपने एआई को ट्रेन करते हैं।
इनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अब जैसे जैसे ये एआई कंपनीज अपने अपने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा ये गर्मी क्रिएट कर रहे हैं। ये तो उन कंपनीज की बात होगी जिनके बारे में हमें पता है। चाइना में जो इनके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो रहे हैं वो कितनी बिजली और कितना गर्मी पैदा कर रहे हैं इसके बारे में तो पता ही नहीं। तो इसलिए जब हम आगे बात करते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, खासतौर पर न्यूक्लियर, और कैसे एआई से जुड़ी हुई कंपनीज इसको रिजॉल्व कर सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलिकॉन वैली के जो एआई टाइकून्स हैं वो न्यूक्लियर पावर की तरफ देख रहे हैं। पर हमें ये भी जरूरी रखना चाहिए कि हम एआई को ऐसे खुलेआम रन करने नहीं दे सकते। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एआई की कंपनी जो करोड़ों का प्रॉफिट कमाएगी, अरबों का प्रॉफिट कमाएगी, वो उसका इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल वे निकाले, ताकि एआई का जो रेवोल्यूशन होगा भविष्य में उसको हम छोड़ तो नहीं सकते। देयर इज नो इमीडिएट सॉल्यूशन, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे ध्यान रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये एआई कंपनीज अभी से ही अपना सिस्टमेटिक तरीका अपनाए जहां वो ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान दे, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन पे फोकस रखे, और जो रिन्यूएबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके ऊपर काम करें। और अपने आप जो इनका कार्बन डेटा है इमिशन का वो पहले से पता होना चाहिए, ताकि एआई इनडायरेक्टली आके दुनिया को तबाह ना कर दे, क्योंकि हमारा सारा फोकस हाइड्रोकार्बन्स पर हो और ये बेचारे आकर सब कुछ उड़ा के ले जाए। तो ये है एआई की कहानी और क्या जरूरी है इस मामले में। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल गई आपको। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक फोकस के बारे में। इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन वेस्ट अफ्रीका। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर्ष पंत ने लिखा है, समीर भट्टाचार्य जी ने। ये बात करता है मुख्य रूप से कि नाइजीरिया जैसा देश जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं उसकी क्या रेलेवेंस है। अब नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका में एक देश है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब वहां विजिट हुई थी, इनको अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। भारत में मान लो आप पद्म विभूषण दे दिया, और इससे पहले केवल क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने दिया था ये। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंचे तो इनके राष्ट्रपति जो थे वो एयरपोर्ट पर इनसे मिलने आए। तो वो दिखाता है कि किस तरह से जो इंडिया की इंपॉर्टेंस है ये उसको प्लेस करते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों इंडिया के लिए नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है और नाइजीरिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। पहले समझिए नाइजीरिया का देश अभी किस तरह से ओवर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज्यादा अपने पैर पसारे हुए हैं। कैसे? जिससे चाइना की कंपनी को यहां से लिथियम निकालने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। चाइना की कंपनी यहां पर डीप सी पोर्ट बना रही है, बड़ा सा डीप सी पोर्ट। चाइना की कंपनी ही यहां पर एक मेजर, जैसे वावई, जैसे हम हुआई भी इंडिया में कहते हैं, उसका एक बड़ा यहां पर कंट्रोल है टेलीकम्युनिकेशन और बाकी सभी सेक्टर्स में। इसके अलावा नाइजीरिया ओवरली डिपेंडेंट है चाइना से मिलने वाले फाइनेंसेस के ऊपर। यहां तक कि इनका जो टोटल लोन है उसका लगभग 10 से 12% केवल चाइना का है। तो इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। दे हैव ओवर एक्सपोज्ड देयर इकोनॉमी टू चाइना। ओवर एक्सपोजर है, और इस ओवर एक्सपोजर को समझ रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हम चाइना के ऊपर हो गए हैं। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो जो अबूजा है, अबूजा जो इन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करी है, उनमें से कई प्रोजेक्ट व्हाइट एलिफेंट ना निकल जाए। व्हाइट एलिफेंट उन प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जो शुरू तो कर दिया आपने लोन लेके, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट इतने महंगे हैं कि आप उनका इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पाओगे, उनको मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। जैसे हाथी खरीद के ले आओ तो हाथी को खिलाओगे कैसे भाई? हाथी पे चढ़ के शान तो आएगी, पर हाथी को खिलाना तो हर महीने लाखों का खाना पड़ेगा, वो आपके पास है नहीं, आप हो गरीब। तो इसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जो आप रन ही ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल में पोखरा में एक एयरपोर्ट बना था। एयरपोर्ट तो बना दिया अमेरिका, चाइना ने पैसे देकर, उस पर फ्लाइट ही नहीं आती, टूरिस्ट ही नहीं आते, अब इंटरेस्ट कहाँ से पे होगा। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट बना दिया आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगा के। अब पाकिस्तान की बात कर लो, आपने ग्वादर खड़ा कर दिया, क्या होगा? वहां पे सस्टेनेबल ही नहीं है वो। तो उसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट, जो उस देश को ही फंसा देता है। अब इन्हें ये दिक्कत आ रही है कि भैया हम चाइना के साथ ओवर एक्सपोज्ड हैं, अब कहीं हम इन चक्करों में ना फंस जाए। और ये सब जितनी चीजें होती हैं, ये सब जो काम होते हैं, ये चाइना की जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट सपोर्टेड कंपनीज होती हैं सारी की सारी। चाहे मैं वावाई की बात करूं या जो भी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं, वो सारी स्टेट सपोर्टेड कंपनीज होती है, क्योंकि चाइना में सब कुछ एक तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका है। तो सरकार हर चीज को पुश करती है, तभी वो चीजें हो रही हैं वहां। कंपेयर करो आप उससे इंडिया को। एक तो पहली बात, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और इंडिया की कुछ कंपनी जो यहां पर एक्टिव हैं, उनमें जैसे आप टाटा की बात करो या फिर एयरटेल की बात करो, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है, ये प्राइवेट कंपनीज है, इनको स्टेट का पुश नहीं है, वो इंडिविजुअली ऑपरेट करती हैं। प्लस चाइना जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, इनमें जो वर्कर्स आते हैं वो चाइना खुद अपने लेके आता है, वो काम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलता।
इंडिया की कंपनीज वहाँ के लोगों को हायर करती है, प्लस इंडिया की इमेज वहाँ बहुत अच्छी है। इस चक्कर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पावर में इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पर, और भारतीय फिल्में खासतौर पे बहुत पॉपुलर है। भारतीय फिल्में, अब तो क्रिकेट भी पॉपुलर होने लग गया, आपको कई सारे नाइजीरियन सेलिब्रिटी बन गए हैं इंडिया में, जो नाइजीरिया से इंडिया में आके पढ़ते थे। तो इन सभी कारणों से इंडिया काफ़ी पॉपुलर है नाइजीरिया में, और ओवरऑल वेस्ट अफ्रीका में भी। तो भारत को एज अ अल्टरनेटिव देखा जाता है चाइना का। जो हेजेमनी है इस रीजन में वो नाइजीरिया की। अगर आपको वेस्ट अफ्रीका में देखो ना, या जितनी कंट्रीज हैं उनमें सबसे पावरफुल कोई है तो नाइजीरिया है। बाकी नाइजीरिया में एक समस्या भी है कि एक बड़ी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, इन्हें ऑयल और नेचुरल गैस का कुछ संसाधन भी मिला था जो चाइना निकालने के फिराक में है। तो इंडिया एक अल्टरनेट हो सकता है, और इसीलिए इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इनको हेल्प करेगी, ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को जो ओवर एक्सपोज्ड है चाइना से उस पर हटा के एक नया मॉडल देने की, अपने आप को डाइवर्सिफाई करने में। प्लस नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां पर आप अक्सर सुनोगे बोको हरम हजारों लोगों को मार चुका है पिछले कई सालों में। टेररिज्म की एक बड़ी समस्या है। इसके आसपास आप देखो जो कंट्रीज है, टोगो, कैमरून, घाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सी पायरेसी भी होती है। तो इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए, चाहे आप सी पायरेसी की बात करो तो वहाँ पर टेररिज्म हो गया, सी पायरेसी हो गई, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इनको एक डिफेंस पार्टनर भी चाहिए। अब आप कहोगे डिफेंस पार्टनर चाहिए तो चले जाओ अमेरिका के पास, लेकिन इन्हें पता है कि अमेरिका अगर आ गया तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और चाइना ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी को लगभग एक तरह से अपने कब्जे में किए जा रहा है। तो उन्हें एक डिफेंस पार्टनर भी चाहिए, जिसके लिए इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए भारत को एज ए डिफेंस पार्टनर, एज ए इकोनॉमिक पार्टनर ये व्यू करते हैं। प्लस इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है इस रीजन में, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडिया कॉमर्स में, कनेक्टिविटी में और सिक्योरिटी के डायमेंशन में इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। इंडियन वेपन्स कोऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म पे भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करने की बात हो गई है। अब इंडिया इनका एक की डिफेंस सप्लायर अफ्रीका में बन रहा है, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे मोरक्को हो, तंजानिया हो, मोजम्बिक हो, तो नाइजीरिया उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। इससे पहले इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्री डेलीगेशन लागोस में गया था, जो नाइजीरिया में है, यहाँ पे बात करने के लिए। इंडिया ने 100 मिलियन का एक कंसेशनल लोन भी दिया है। भारत जो लोन देता है उसके इंटरेस्ट रेट बहुत मिनिमम होते हैं, और भारत कभी भी प्रेडेटरी पॉलिसी नहीं अख्तियार करता। ऐसे लोन, ऐसे प्रोजेक्ट्स को रन नहीं करता जो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स बन जाए, जो सस्टेनेबल ना हो। तो इसलिए चाइना इनका अभी का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है जो अफ्रीका में है, और अफ्रीका में चाइना का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी नाइजीरिया ही है, और चाइना नाइजीरिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। चाइना ने $47 बिलियन अभी तक इन्वेस्ट किए हुए हैं 22 मेगा प्रोजेक्ट्स में। $47 बिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है एक छोटी, मतलब कंपैरेटिवली जिसकी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है उस देश के लिए। और इसीलिए आप कह सकते हो, देख रहे हो, अराउंड 11.2% ऑफ नाइजीरियाज टोटल एक्सटर्नल डेट इज टू चाइना। तो अब ये जो 22 प्रोजेक्ट हैं, इनमें से अगर 5 प्रोजेक्ट भी या 6 प्रोजेक्ट भी ऐसे निकल गए जिसका इंटरेस्ट ये पे नहीं कर पाए, तो इनकी भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। चाइना के पास एक तरह से गिरवी रह जाएंगे ये। तो इसीलिए इनके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट्स, वो चाइनीज मनी से रन हो रहे हैं। जो लाइट रेल प्रोजेक्ट हो गया, टर्मिनल एक्सपेंशन जो एयरपोर्ट पे हो रहा है, वो सब चाइना के पैसों से हो रहा है। चाइना ने लेक्की डीप सी पोर्ट की बात की है। ये पोर्ट वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट होने वाला है। लेकिन बात वही है, एक डीप सी पोर्ट आप लेक्की में बना रहे हो, पर क्या इससे आप वहां पर सस्टेनेबली डेवलप कुछ कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट आएगी, या एक वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट बन के रह जाएगा? अभी इनको लग रहा है कि इसमें 1,70,000 जॉब्स आएंगी, लेकिन इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होंगे, और चाइना मुफ्त में कुछ नहीं देता, वो इंटरेस्ट जरूर उसूलेगा उनसे, और अगर वो नहीं दे पाएंगे तो इस पर वो खुद कब्जा कर लेगा, जो दुनिया भर में वो करता आ रहा है। तो इसीलिए नाइजीरिया को अभी चाइना की जो डोमिनेंस है उससे छूटने के लिए एक पार्टनर चाहिए, जो इंडिया हो सकता है। जैसे वावे की बात करें तो वाईवाई ने 2000 नाइजीरियन यूथ को ट्रेन किया है, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया है साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में, और मोबाइल फोन टावर्स खड़े कर रखे हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा रखा है। लेकिन आप देखो, इसका मतलब यह है कि चाइना का पूरा कंट्रोल एक तरह से नाइजीरिया के हर एरिया में बढ़ गया है। तो इसलिए इनको एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो वो कौन हो सकता है? केवल भारत और भारतीय कंपनियां हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और फ्रांस से तो ऑलरेडी ये लोग डरते हैं कि वो आए तो हमें ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। तो चाइना की टेलीकम्युनिकेशन, नाइजीरिया की टेलीकम्युनिकेशन, अब गौर करो, टेलीकम्युनिकेशन हमने देखा किसके पास है? सब कुछ हवाई के पास है। हम बात करें सी पोर्ट्स की, वो चाइनीज कंपनीज के पास है। हम बात करें एयरपोर्ट टर्मिनल्स की, वो चाइनीज कंपनी के पास है। हम बात करें माइनिंग सेक्टर की, तो वहाँ भी चाइनीज कंपनियों ने इनका लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट खोल रखा है बैटरी प्रोड्यूस करने के लिए। टेस्ला को हराकर वहाँ ही जीत गए। अब बताओ टेस्ला को क्यों नहीं दिया होगा प्रपोजल? क्योंकि करप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा खिला के वो वहाँ से टेंडर जीत लेते हैं। तो सीमेंट प्लांट शुरू करने वाले हैं। अब ये सब कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो इनकी इकोनॉमी और इनका हर सेक्टर चाइना के सामने निर्भर हो गया। तो इसीलिए ये चाहते हैं एक अल्टरनेटिव जो इंडिया हो सकता है। इंडिया और नाइजीरिया का ट्रेड
डिक्लाइन किया पिछले कुछ सालों में। 14 बिलियन से घट के वो 7.89 बिलियन रह गया। 15 बिलियन था, अब 8 बिलियन के आसपास रह गया है। वो इसलिए है कि पहले इंडिया नाइजीरिया से ऑयल बहुत लेता था, अब इंडिया ने वो ऑयल नाइजीरिया के बजाय रशिया से लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब नाइजीरिया चाहता है कि भाई हम इसको और डाइवर्सिफाई करें अलग क्षेत्र में, तो इसलिए कई एरियाज में कॉर्पोरेशन को पुश कर रहे हैं, और जो बहुत सही है और जो स्टेप होना भी चाहिए। ये दिखाता है चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स नाइजीरिया, और कैसे चाइना कनेक्शन को कर्टेल करने के लिए नाइजीरिया इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस इंडिया के लिए नाइजीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे, प्लस इंडिया के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट चाइना हो सकता है। ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लो, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आपकी एजुकेशन में वहाँ से पैसे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आएंगे तो वहाँ खर्च करेंगे। प्लस इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट के लिहाज से यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के अलावा आपकी जो टेक्सटाइल है, ठीक है, जो आपके इंजीनियरिंग गुड्स हैं, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, जो आपकी एग्रीकल्चर कंपनीज हैं, ये सब जाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। और एक ऐसा मार्केट है जिसके लिए इंडिया बहुत तैयार है। जैसे इंडिया की 2 व्हीलर कंपनीज बहुत सी बाइक्स यहाँ बेचती हैं, इंडिया की कार कंपनीज हो गई, वो यहाँ पे कार्स बेच सकती हैं। तो कई मायने में नाइजीरिया इंडिया के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली वेस्ट अफ्रीका में इंडिया की प्रेजेंस को बढ़ाएगा वो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, खासतौर पर हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, ऑयल, इसके लिए इंडिया को एक अल्टरनेटिव मिलेगा। रशिया के अलावा और भी आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप से इंडिया के लिए बहुत फायदे का सौदा है। और ये दिखाता है कि जो इंडिया का गुडविल है, जो सॉफ्ट पावर है, उसको आपको इस्तेमाल करके अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स, जो लोगों के बीच में बॉलीवुड, क्रिकेट, ये जो इंडिया की पर्सनैलिटीज हैं, जो इंडिया की कंपनीज के अच्छे विजन है, उसको आपको लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये बात होगी नाइजीरिया की। अगले आर्टिकल पे बात करते हैं, जो बात करता है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर। जीएस पेपर 3 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन के ऊपर। अर्थ में एक बहुत बड़ा शाप है अर्थ के ऊपर, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसा जीव बन चुका है जो कभी मरता नहीं, अमर हो चुका है ये। और अगर ये मरेगा नहीं तो हमारे चाहे सीवर हो, चाहे हमारी नदियां हो, चाहे हमारे कोई भी जगह हो, हमारी टूथपेस्ट से लेके हमारे खाने में माइक्रोप्लास्टिक्स घुस जाते हैं। तो प्लास्टिक्स ने तबाही मचा रखी है। तो बात ये थी कि प्लास्टिक्स को खत्म करते हैं, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा मिशन था कि प्लास्टिक को हटाना है। लेकिन ये मिशन एक फेलियर हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, जिसकी बात की गई थी 2022 में कि हम एक ट्रीटी करेंगे जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन को हम खत्म कर देंगे, खासतौर पे समुद्री इलाकों में जहां माइक्रो प्लास्टिक, मरीन प्लास्टिक से बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन पिछले 2 साल में 5 बार मिलने के बावजूद कोई एग्रीमेंट ऐसा मिल नहीं पा रहा। यूएन रेजोल्यूशन था 2022 का कि ये ऐसा लग रहा था कि अब ग्लोबली हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिससे प्लास्टिक को खत्म करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितनी कंट्रीज मिली ना, 170 कंट्रीज आई बात करने के लिए। पॉइंट ये है, अभी दुनिया में जो प्लास्टिक है वो कहाँ बनता है मैक्सिमम, अभी तक कहाँ प्रोड्यूस हुआ है मेजरली? डेवलप कंट्रीज में। जिनको डेवलप करना था उन्होंने इससे डेवलपमेंट कर ली, ठीक है। बाकी जो बचे देश, उनका क्या होगा? भारत जैसे देश का क्या होगा? भारत प्लास्टिक बैन करेगा, भारत में क्या अल्टरनेटिव है? नाइजीरिया बैन करेगा प्लास्टिक, क्या अल्टरनेटिव है उनके पास? जो ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनरी चलाते हैं, जैसे इंडिया में रिफाइनरी से बहुत कुछ निकलता है, इंडिया का इंपॉर्टेंट ट्रेड का और इंडस्ट्री का सेक्टर है वो, वहां पर क्या अल्टरनेटिव है? क्या इंडिया का जो ट्रेड को नुकसान होगा, जो मार्केट को नुकसान होगा, उसकी फंडिंग यूएसए करेगा? डेवलप कंट्रीज करेंगी? नहीं करेंगी। इसीलिए यूरोपियन यूनियन और अमीर कंट्रीज जो चंद है वो कहती है भाई बिल्कुल बंद ही कर दो, और मास कंजम्पशन हो रहा है इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। रिसाइकिल करने से कुछ नहीं होगा, हमें समुद्र को बचाना है, जमीन को बचाना है, तो प्लास्टिक का आपको बिल्कुल कट करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ प्लास्टिक को खत्म कर दो, जो वर्जिन पॉलीमर है इसको खत्म करना इकलौता तरीका है जिसके तहत आप प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर सकते हो। रिसाइकल रीयूज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज ने कहा है भाई हम तो नहीं खड़े आपके साथ। इनका कहना है कि जो आप ये पॉलिसी ला रहे हो कोई तरीका है जिसके तहत आप चीजें कंट्रोल करना चाहते हो। इन्होंने कहा है कि हम जो पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग करते हैं, जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, इन सब जगहों पर और बाकी जगहों पर हमें प्लास्टिक की जरूरत है। और ये जो बात है, यहाँ कोशिश है आपकी कि आप एक ट्रेड बैरियर क्रिएट करो। ये लोग क्या कहते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पे प्लास्टिक का यूज होगा, उस देश से जब सामान आएंगे तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे, प्लास्टिक टैरिफ। ऐसी कुछ उम्मीद कर रहे हैं ये। और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा भाई? भारत से, नाइजीरिया से, ऐसे देशों से जो भी सामान जाएगा बोलेंगे भाई यहाँ तो प्लास्टिक यूजेज है, इसका सामान महंगा आएगा, अपने देशों का सामान वो सस्ता बेचेंगे। तो इसीलिए इसको लेकर जो रेगुलेशन होनी थी वो हो नहीं पा रही। और ये जो इसका एक टॉक्स थी उसके ऊपर रोक लग गई है। भारत ने भी उन कंट्रीज का सपोर्ट किया है जो कह रहे कि हम प्रोडक्शन कट्स पे काम नहीं करेंगे। भारत ने कहा है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं
1/3 जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जो भी इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको आप रिसाइकिल करो। जो कंपनीज इसको प्रोड्यूस कर रही हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक को रीयूज करें, और इंडिया ने स्पेसिफिकली इसके लिए लॉज भी बनाए हुए हैं। लेकिन भारत का ये कहना है कि भाई आप अभी इस टाइम में अगर प्लास्टिक को बिल्कुल बोलो हटा दो तो वो संभव नहीं है, ये परमानेंटली नहीं हट सकता। इसके हालांकि हेल्थ इंपैक्ट से इंडिया इसका कीमत झेल रहा है, लेकिन इसका कोई और अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, एक प्लान एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पुश कर रही है डेवलप कंट्रीज को कि भाई आप एक फ्रेमवर्क निकालो जो मिडिल पाथ पे लेके आए, जिसमें जब हम धीरे धीरे इस चीज की ओर बढ़ेंगे तो हमें जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उसको आप हेल्प करो, तभी जाकर हम इसको बंद कर पाएंगे, तभी जाके रिजॉल्व हो पाएगा, वरना ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। ये सारी बातें हुई इस आर्टिकल में। अब मेरा आपसे सवाल है कि हमने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए। पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, ट्रंप की पॉलिसी के बारे में। तो ट्रंप की जो पॉलिसी थी उसमें टैरिफ एज अ पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो क्या कदम ट्रंप ने अभी तक उठाए, कौन कौन से कदम उठाए जब वो चुन के आए पहले टर्म में, क्या धमकियां दी उन्होंने दूसरे टर्म के लिए, इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या पॉजिटिव इससे कुछ निकल रहा है, कैसे इंडिया को क्या क्या चीजें बैलेंस करनी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किससे बैलेंस करना है, क्यों बैलेंस करना है, चाइना के ऊपर टैरिफ पॉलिसी लगाने का क्या भारत को फायदा हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आप एक इंपोर्टर भी हैं तब भी आप अपनी इंपोर्टर वाली पोजीशन का फायदा उठा सकते हो, तो क्या भारत इसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या जो वो मैक्सिको के साथ कर रहे हैं भारत वो नहीं कर सकता चीजें? ये सारे पॉइंटर्स याद होने चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट नाइजीरिया। तो नाइजीरिया को लेकर क्या रेलेवेंस है नाइजीरिया की भारत के लिए, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, ट्रेड वाइज और इवन सॉफ्ट पावर के हिसाब से, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, चाइना का डोमिनेशन कितना है, ये आपको याद है या नहीं। ग्लोबल प्लास्टिक समिट की हम बात करते हैं कि प्लास्टिक पे बैन पे जो कोशिश थी वो क्यों सफल नहीं हो पाई, ग्लोबल क्या कंसर्न्स हैं, ये आपको आइडिया लग गया, होपफुली लग गया होगा, हमने पढ़ा डिटेल में इसको। देन एक आर्टिकल और हमने डिस्कस किया था एआई के बारे में। तो एआई कैसे ग्लोबल वार्मिंग पे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब देखो प्लास्टिक पे डेवलप कंट्रीज खुल के सामने है कि भाई बंद करो बंद करो। एआई वाली कंपनीज जो है ये जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है इस पे ये सारे चुप है, क्योंकि सारा का सारा काम वहां हो रहा है और इनको भयंकर वहां से कमाई हो रही है, तो इस पे चुप है। तो ये जो विरोधाभास है ये भी हमें समझना चाहिए ताकि हम इसको समझ के अपने आंसर्स में ऐड कर पाए। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आप उसका पीडीएफ चाहिए तो आप सुमित सर के चैनल सुमित त्रिवेदी को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओनली आईएएस नथिंग एल्स के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जहां आपको उसका पीडीएफ और बाकी कंटेंट मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।